हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं नदी। तो देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे चलता हूं टॉपिक पर। देखिए, बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहा जाता है। यानी बहती हुए जल की प्राकृतिक धारा को तो नदी कहा जाता है। तो आपके मन में ख्याल आता होगा, सर कृत्रिम धारा को क्या कहा जाता है? कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित। जब मानव निर्मित करता है तो उसको क्या कहा जाता है? नहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहर कहा जाता है। तो यहाँ हम क्या आज आंसर देंगे? बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए नदी किसे कहते हैं, तो बहते हुए जल की कौन सी धारा है? प्राकृतिक धारा। क्या कहलाती है? नदी कहलाती है। देखिए, नदी के से जो एडवांटेज है, हमारे लाभ देखिए क्या है। इससे हमें सोर्सेस प्राप्त होते हैं। काय काय के सोर्सेस मिलते हैं, काय काय के स्रोत मिलते हैं? पीने का पानी, सिंचाई का जल, जल विद्युत। यानी इसी नदियों में बांध बनाकर क्या करते हैं? विद्युत निर्माण में भी हम इसके जल का उपयोग करते हैं। और उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है नदियों से, बालू, मछली, और नदी मैदान का निर्माण भी करती है। यानी प्लेन्स जो आर फॉर्म्ड के लिखा है, तो यानी प्लेन्स का निर्माण कौन करती है? नदी करती है। देखिए, समस्याएं क्या हैं नदी में? प्रदूषण की समस्या है और नदी विवाद की समस्या है। यानी नदियों की वजह से विवाद भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में इंडस नदी यानी सिंधु नदी विवाद है। तो इस तरीके से कई विवाद हैं, कई देशों के बीच में नदियों के बीच में विवाद भी हैं और प्रदूषण है। ये हमारे क्या हैं इसमें समस्याएं। प्रदूषण के लिए जैसे बड़े बड़े बांध बनाना। अब कहना सर बांध बनाने से कौन सी प्रदूषण होगा? तो देखिए, जब पानी को रोक लिया जाता है तो पानी क्या होता है? खराब होता है। यानी जैसे तालाब का पानी देखते हैं, तो क्या तालाब का पानी प्रदूषित नहीं होता? एक जगह जमा होता है पानी का, तो क्या होगा? पानी प्रदूषित होगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश की नदियों की? सीवेज समस्या। सीवेज की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़े बड़े नाले नदियों से जोड़ दिए गए, तो उन नालों की वजह से क्या होता है? नदियाँ प्रदूषित होती हैं। और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो रसायन हैं, फैक्ट्रियाँ नदियों के किनारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता कहाँ होती है? फैक्ट्रियों में होती है। तो वही जो गंदा पानी है फैक्ट्रियों का, यानी जो रसायन वगैरह हैं, ये नदियों में मिल जाते हैं। इससे भी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। घरेलू कचरे से भी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। कीटनाशकों का कृषि में प्रयोग करते हैं, तो इससे भी नदियाँ प्रदूषित होती हैं। अब कहना सर कीटनाशकों से कृषि में प्रयोग करने से कैसे प्रदूषित होती हैं? जैसे जो कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं वो जल्दी तो गलता नहीं है। तो आप देखते हैं कीटनाशक प्रयोग करें, वो बारिश होती है तो बहकर पानी जाता है, उसके साथ ही वही पानी जाके किस में मिल जाता है? नदियों में। तो कुछ ना कुछ इससे भी नदियाँ प्रदूषित होती हैं। तो देखिए, जो डिस्प्यूट होते हैं यानी विवाद होते हैं नदियों में, अगर विवाद है, देखिए दो राज्यों में अगर विवाद है, यानी एक राज्य का एक राज्य के साथ विवाद है, नदी विवाद है, तो वो IRWDA के पास जाएगा वो फैसला। क्यों? क्योंकि देखिए, दो राज्यों के बीच में विवाद को कौन सुलझाता है? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। यानी 1956 में एक अधिनियम बना था, जिसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। तो दो राज्यों के बीच में जो नदी विवाद होगा वो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 यहाँ जाएगा, यानी ये सुलझाएंगे। और दो देशों के बीच में अगर नदी विवाद है, दो देशों के बीच में नदी का विवाद है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है वो फैसला। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है यहाँ पर क्या? भारत की नदियाँ। ठीक है, तो भारत की नदियाँ देखिए दो भागों में प्राय हमने बांट ली हैं। कैसी? हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी, यानी हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर। तो हिमालयी नदी जो होती है, इसका स्रोत मुख्यतः ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। और इन्हें क्या कहा जाता है? 12मासी नदी भी कहा जाता है। ये मैदानी भाग क्या बनाते हैं? बड़े बनाते हैं। और प्रायद्वीपीय नदी क्या है? इनका जो स्रोत है वर्षा का जल है। ठीक है, और हिमालयी नदी में हमें मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस यानी सिंधु नदी पढ़ना है। ठीक है, और इसमें प्रायद्वीपीय नदी में ऐसी नदियां पढ़ना, दो भागों में पढ़ेंगे हम। ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, और ऐसी नदियां जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, ये ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में जैसे गोदावरी पढ़ेंगे, कृष्णा पढ़ेंगे, कावेरी को पढ़ेंगे, महानदी, दामोदर, ये नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इन नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियों में पढ़ेंगे। तो जैसा कहा जाए कि जो ये नदियां हैं, इसमें से जैसे देखते हैं कि ये वाली पश्चिमी घाट है यहाँ अरब सागर में। तो एक क्वेश्चन से आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि नदियां अरब सागर में क्यों गिरती हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती ये अरब सागर में ही क्यों गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में क्यों नहीं गिरती हैं,
तो इसका जो आंसर होगा वो केंद्रीय उच्च भूमि होगी। जैसे आप भारत का मैप देखते होंगे तो इस तरीके से होगा, तो यहाँ ये केंद्रीय उच्च भूमि होती है, तो यहाँ ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई होती है तो यहाँ से नदियाँ कहाँ मूव करेंगी, इस तरफ के लिए मूव करेंगी। तो यहाँ से जो नदियाँ ऐसी आती हैं तो इस तरफ मूव करती हैं तो वो अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद ये पश्चिमी घाट है, यहाँ तक पर ये ऊंचाई हो जाएगी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई, तो इस तरफ से जो नदियाँ आती हैं तो वो इस तरफ किस में गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी नदियाँ अरब सागर में केंद्रीय उच्च भूमि के कारण गिरती हैं। तो देखिए इसमें पहली नदी कौन सी, गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर से हुआ, जो कि उत्तराखंड, यूपी का मतलब उत्तराखंड में। यानी हम देखें तो गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में कौन बहती है, गंगा नदी बहती है। यानी कौन कौन से राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल, और इसके बाद ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की टोटल लेंथ जो होती है, टोटल लंबाई, कुल लंबाई होती है 2525 किलोमीटर होती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी है इसलिए 26% क्षेत्रफल भारत के किसको कवर करती है, 26% क्षेत्रफल को कवर करती है। यानी इसका जल लगभग 15 राज्यों में प्रयोग होता है। इसी कारण इसे 2008 में, सन 2008 में नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया था, यानी राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी गई। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो सन 2008 में, क्योंकि ये भारत के अधिकांश राज्यों में अपना जल, इस नदी का जल भारत के अधिकांश यानी लगभग 15 राज्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए हम पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझें कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे बनती है, कैसा क्या। देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैप टाइप का बना है, तो देखिए एक ग्लेशियर है यहाँ पर गोमुख, और एक है यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर। यानी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, और सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। ये दो नदियाँ आगे आती हैं, तो ये जाके यहाँ पर देवप्रयाग में क्या करती हैं, ये मिल जाती हैं। और ये दोनों नदियों के मिलने से जिस नदी का निर्माण होता है वो कौन है, गंगा। यानी पूछा जाए गंगा नदी किन नदियों के संगम से बनी है, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से कौन सी बनी है नदी, गंगा नदी। यानी किन की संयुक्त धारा है गंगा, तो अलकनंदा और भागीरथी। तो यहाँ से क्या होती है, ये दोनों मिलती हैं, तो यहाँ क्या होती है, देवप्रयाग में, तो वहाँ बनती है गंगा। और सबसे पहले मैदानी भागों में कहाँ आती है गंगा, हरिद्वार में। अब क्वेश्चन ये आता है, जो प्रयाग है हमारे, ये 5 है मुख्यतः, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इस तरीके से, और लास्ट में क्या है, देव प्रयाग। तो ध्यान दीजिए, जो अलकनंदा में जो पहली नदी धौली गंगा ये आकर मिलती है, तो इससे बनता है विष्णु प्रयाग। क्या बनता है, विष्णु प्रयाग। और नंदाकिनी के मिलने से, नंदाकिनी किस में आकर मिलती है, अलकनंदा में, तो नंदाकिनी के मिलने से बनता है नंद प्रयाग। और पिंडारी के मिलने से बनता है क्या, कर्ण प्रयाग। और इसके बाद एक नदी यहाँ से निकलती है जो मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आकर किस में मिल जाती है, अलकनंदा में, तो यहाँ बनता है रुद्र प्रयाग। तो कितने प्रयाग हो गए, 1 2, यानी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, 5 प्रयाग। मुख्यतः कितने प्रयाग हैं, 5 प्रयाग। यहाँ से अब ये गंगा नदी आगे बढ़ती है, तो हरिद्वार, हरिद्वार में क्या करती है ये नदी के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती है जब, तो ये इधर से नेपाल में स्थित है रामगंगा, रामगंगा यहाँ से आती है, तो ये किस में मिल जाती है, कन्नौज में आकर किस में मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा है। इसके बाद यहाँ एक ग्लेशियर है बंदरपूंछ ग्लेशियर, जहाँ से यमुनोत्री निकलती है। बंदरपूंछ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, यमुनोत्री नदी निकलती है। और यमुनोत्री यानी जिसे आप यमुना कहते हैं, तो ऐसे बहते हुए, और यहाँ पर इटावा में देख रहे होंगे कि एक यहाँ पर इंदौर में एक जनापाऊ पहाड़ी है, जनापाऊ पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, और जो जाके किसमें, गंगा में, यमुना में, यमुनोत्री में मिलती है, कहाँ, इटावा में। और यहाँ एक पहाड़ी का नाम है कारकीवर्डी पहाड़ी, इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी, और ये किस में मिल जाती है, चंबल में। तो पूछा जाए चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो क्षिप्रा नदी है। और पूछा जाए कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना की सहायक नदी जो है ये कौन है, चंबल है ये। और देखिए
धीरे धीरे जब यमुना नदी आगे बढ़ती है यमुनोत्री से निकलकर, तो ये हमीरपुर में क्या होती है, एक विंध्याचल पहाड़ी इस साइड है जो एमपी में है, तो इससे बेतवा नदी निकलती है और बेतवा नदी का किस में मिल जाती है, हमीरपुर में मिल जाती है। जैसे पूछा चंबल किस नदी के लिए प्रसिद्ध है, तो चंबल में बेसिकली घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल के लिए बीहड़ क्षेत्र से निकलती है, तो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है नदी। और इसके आगे ये देखें कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कैन नदी, जो जाके बांदा में कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और यमुना जाकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो कहाँ, यहाँ पर प्रयागराज में क्या होती है, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यानी पूछा जाए क्वेश्चन कि यमुना की गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो यमुना है। इसके बाद एक स्थान है यहाँ पर पीलीभीत यानी फुल्हार झील यानी फुल्लर झील, यानी पीलीभीत में क्या है, फुल्लर झील या फुल्हार झील है। और इस झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी, और जो जाके गंगा में गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद धीरे धीरे अगर आगे बढ़ें तो देखें एक यहाँ पर नदी दिखाई दे रही होगी आपकी काली नदी, या इसी को शारदा भी कहते हैं, और करनाली और सरयू, इन दोनों की जो संयुक्त धारा होती है ये बाराबंकी में दोनों नदियाँ मिलती हैं, और दोनों नदियों की जो धारा मिलकर बनती है घाघरा नदी। तो इसमें पानी की मात्रा में देखा जाए तो ये जाके क्या मिलती है, घाघरा नदी आगे बढ़ती है और गंगा में मिल जाती है, यानी छपरा में, बिहार छपरा में क्या मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अगर देखा जाए क्वेश्चन बनता है कि पानी की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा की सहायक सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो घाघरा है, और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। इसके बाद देखें नर्मदा नदी, यहाँ पर एक अमरकंटक जो पहाड़ी है यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक जाती है यहाँ से दक्षिण से कहाँ के लिए, उत्तर के लिए, यानी कौन सी नदी, सोन नदी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो सोन नदी। और यहीं से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, जो कि उत्तर से कहाँ बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ये गंडक नदी है जो आके कहाँ मिलती है, गंगा में, कहाँ, कौन सी जगह, सोनपुर में मिलती है। इसके बाद जो आगे देखिए एक यहाँ पर नेपाल में एक गोसाई धाम नामक स्थान है जहाँ पर सप्तकोशी का मतलब होता है 7 धाराएं निकलती हैं। 7 धाराओं में से अरुण, सन और तामूर, ये 3 धाराएं ही भारत में प्रवेश करती हैं, यानी अरुण और सन और तामूर ये तीनों मिलकर जो आती हैं तो इसको कोसी नदी के नाम से जानते हैं। और ये जाके कुर्सेला में कहाँ मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसके आगे देखें तो दार्जिलिंग पहाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में है, इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा, और ये जाके कहाँ, गोदावरी घाट में गंगा में मिल जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा नदी है। अंतिम सहायक नदी कौन सी है, महानंदा नदी है। तो इसके बाद देखते हैं कि गंगा की एक धारा सीधे आगे प्रवेश कर जाती है, तो कहाँ जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और यहाँ से इसी की एक धारा निकलती है इस तरफ से बहती हुई, ये हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो हुगली नदी गंगा की सहायक नहीं है, उसी से निकली है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वितिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वितिरका कहा जाता है। गंगा से क्या हुई है, एक धारा यहाँ पर प्रवेश करती है, तो हुगली नदी। और हुगली नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये क्या है, वितिरका कहा जाता है इसे, ठीक है। और यहाँ एक पहाड़ी है यानी छोटा नागपुर का पठार है, और छोटे नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है दामोदर नदी, जो कि झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में कहाँ मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। और ये हुगली नदी कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार देखा कि मैप में आपने देखा होगा कि गंगा नदी का कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे आगे बढ़ती है। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं इसे, पद्मा के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर यानी ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लेंथ जो है, टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम है अंसी ग्लेशियर किसका हिस्सा है, तो चेमायुंग ग्लेशियर का ही एक हिस्सा है। अंसी जो ग्लेशियर है चेमायुंग ग्लेशियर का एक हिस्सा है, और अंसी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो देखिए ये तिब्बत से, यानी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हर राज्य में और हर जगह इसका नाम चेंज हो रहा है, इसलिए। तो तिब्बत पर बेसिकली चीन का अधिकार है, तो आप कहा जाए कि तिब्बत में या चीन में
ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत से होती है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम, और असम से कहाँ, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जाकर ये उसी पद्मा में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार आया है, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र किस जगह कहा जाता है, यानी किस राज्य में कहा गया, तो असम में कहा गया है, और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए भारत में मुख्यतः ये दो राज्यों में बहती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में और असम में। ये इसमें भारत में इसकी टोटल जो लंबाई है यानी 917 किलोमीटर बहती है। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, और भारत में कितनी बहती है, 917 किलोमीटर। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है, प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थित है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा से ये प्रवेश करती है, इसलिए यांगयाप दर्रा को ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आगे दिहांग में यानी अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, और इसी कारण अरुणाचल प्रदेश में इस नदी के कारण क्या है, तो बाढ़ बहुत आती है। और असम में ही एक द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी इसे इतना बड़ा है कि इसे सन 2016 में जिला घोषित कर दिया गया। सन 2016 में क्या कर दिया गया, माजुली नदी द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया गया। अब माजुली नदी द्वीप है ये कैसे बना, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के जो अवसादों के जमाव के कारण बना है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो अवसाद लाई तो वो धीरे धीरे इकट्ठे होते गए, तो इसी से एक जो द्वीप बना है वो माजुली नदी द्वीप है, जो कि विश्व का क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद देखिए बांग्लादेश में इसकी क्या खासियत है कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में ही ये जमुना रिवर और पद्मा जो बेसिकली क्या है, गंगा का नाम ही यहाँ पर क्या पड़ा था, पद्मा। इन दोनों की जो संयुक्त धारा यानी दोनों धाराएं मिलती हैं, संयुक्त धारा मिलकर क्या बनाती है, मेघना, और मेघना जो है मेघना नदी यही क्या करती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो क्या बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम इसको मैप के द्वारा थोड़ा सा समझेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसको मैप में कहाँ से प्रवेश करती है, कैसे क्या। देखिए नदी यहाँ से बेसिकली तिब्बत या जो कि चीन का अधिकार है, तिब्बत चीन से ये होती हुई यहाँ से आती है। तो ये क्या है, ये स्टेट बना है तो अरुणाचल प्रदेश, ये है यांगयाप दर्रा, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। सबसे पहले कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए तो यांगयाप दर्रा को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जब ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में अभी हमने आपको बताया था ना कि अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो ये इस अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, दिहांग, और इसी में यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि है दिवांग नदी जो है ये जाके अरुणाचल प्रदेश में ही किसकी, इसकी सहायक नदी है। और यहाँ से निकलती है एक नदी जो कि क्या है, लोहित नदी, आपको दिखाई दे रही होगी, लोहित नदी, जिसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लाल रंग के अवसाद होते हैं इसलिए इसे खूनी नदी भी कहते हैं, यानी ब्लड रिवर के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाद ये जो स्टेट देख रहे होंगे आप, ऐसा ये स्टेट है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद ये कि यहाँ से सुबनासिरी नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और ये जाके यहाँ जब प्रवेश करती है तो यहाँ से मानस नदी निकलती है, ये भी जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और ये नागालैंड से दो नदियाँ निकलती हैं, एक धनसिरी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, सहायक नदी है, और एक यहाँ से नागालैंड से ही निकलती है बराक नदी, जो यहाँ से ऐसे होते हुए, थोड़ा सा आपको मिसप्रिंट ना हो, ऐसे इधर से होते हुए ऐसे जाती है और जाके यहाँ पर मिल जाती है, आप देखते होंगे। ठीक है, इसके बाद ये आगे बढ़ती है नदी, तो ये क्या करती है, यहाँ पर देखिए सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि अधिकांशतः क्या है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी है और बांग्लादेश में भी है। तो पश्चिम जो बंगाल है तो पश्चिम बंगाल में ये दो जिलों में है, 24 नॉर्थ परगना और 24 साउथ परगना, इन दो जिलों में जो निर्माण होता है ये क्या होता है, सुंदरवन के डेल्टा का दो जिलों में इनका निर्माण होता है। और ये नदी जो है यहाँ से इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी यहाँ से जाकर यहाँ मिल जाती है किसमें, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो देखा जाए तो मुख्यतः इसके कुछ पॉइंट अगर मैप में आपको समझ में आया तो मैप बना लीजिए, और नहीं समझ में आया तो इसके कुछ पॉइंट जो मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी की
सहायक नदियां देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदी हैं इनकी जो संयुक्त धारा बनती है वो क्या बनती है, मेघना कहा जाता है। यह मेघना विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के 2 जिले, कौन से, पश्चिम बंगाल के कौन से 2 जिले, कौन से, 24 उत्तरी परगना और 24 दक्षिणी परगना जिला में क्या है, करती है। दोनों जो सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है ये बांग्लादेश में है और पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में है, 24 उत्तरी परगना में और 24 दक्षिणी परगना में। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनाश्री नदी है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस नदी के नाम पर एक मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, यानी ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है मानस नदी के नाम पर मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इसके बाद ये सिंधु नदी, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं, तो अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दूसरे पार्ट में मैं आपको लेकर आऊँगा सिंधु नदी और बाकी जो भारत में बहने वाली सभी नदियों को दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।